हेलो स्टूडेंट्स, कोशिका चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं, जिसका नाम है कोशिका की संरचना। इससे पहले अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था कोशिका के प्रकार, केंद्रक की एब्सेंस प्रेजेंस के आधार पर और उसका डेवलपमेंट के आधार पर, जो अपन ने 4 प्रकार की पढ़ी थी। सबसे पहले पढ़ी थी अकैरियोटिक सेल, उसके बाद पढ़ी थी प्रोकैरियोटिक, देन यूकैरियोटिक, और ईसी और पीसी दोनों का जो मिश्रण दर्शाती थी कोशिका, उसका नाम था चौथे प्रकार की कोशिका मीसोकैरियोटिक सेल। उनसे रिलेटेड मैं 3 क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे प्राचीन कोशिका कौन है, सबसे आदिम अथवा प्राचीन कोशिका है, 4 ऑप्शन है अपने पास। ए अकैरियोटिक सेल, बी प्रोकैरियोटिक सेल, सी यूकैरियोटिक सेल और डी मीसोकैरियोटिक सेल। तो जो सबसे आदिम या प्राचीन प्रकार की कोशिका मानी जाती है वो कौन है? अकैरियोटिक सेल, जिसके 3 एग्जाम्पल अपन ने लिखे थे। लेकिन अगर प्रश्न पूछ ले निम्न में से सबसे आदिम या प्राचीन प्रकार की केंद्रक युक्त कोशिका है, सबसे आदिम या प्राचीन प्रकार की केंद्रक युक्त कोशिका है, तो इस बार अकैरियोटिक सेल आंसर नहीं जाएगा। इस बार आंसर कहां जाएगा? पीसी। केंद्रक तो है, अविकसित प्रकार का ही सही, लेकिन केंद्रक तो है। और किस प्रकार का केंद्रक है? आदिम या प्राचीन। तो आदिम या प्राचीन प्रकार की केंद्रक युक्त कोशिका पीसी यानी प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से आधुनिक केंद्रक युक्त कोशिका है, अब आधुनिक का मतलब होता है लेटेस्ट, मॉडर्न, सुविकसित, तो इस प्रकार की कोशिका कौन होगी? केवल यूकैरियोटिक सेल। और फाइनली अपन ने पढ़ा था इसे के सबसे यानी ऐसी कोशिका जिसमें पीसी और ईसी दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं वो कौन है? तब अपने को आंसर देना है मीसोकैरियोटिक सेल। इस प्रकार से हमने केंद्रक की एब्सेंस, प्रेजेंस और उसके डेवलपमेंट के आधार पर 4 प्रकार की कोशिकाएं पढ़ी थी। अब अपन पढ़ते हैं कोशिका की संरचना, यानी एक कोशिका की संरचना में कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं। हालांकि अपन ये बात पहले पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग पेज पर कि रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई कोशिका एक संपूर्ण कोशिका नहीं थी। फिर अपन ने ड्रॉप किया था मैटर और 2 डायग्राम बनाए थे जिसमें प्लांट सेल, एनिमल सेल के घटक लिखे थे कि एक प्लांट सेल के पास मैक्सिमम 5 घटक होने चाहिए ताकि वो कंप्लीट प्लांट सेल कहलाई जा सके, और एक एनिमल सेल के पास मिनिमम 3, चौथा हो भी सकता है नहीं भी, 3 अगर प्रेजेंट है तो वह कंप्लीट एनिमल सेल कहलाई जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए आप, कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब कोशिका की संरचना में कितने कितने भाग होते हैं अपन कंबाइंड पढ़ेंगे इससे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि पादप कोशिका की संरचना, जंतु कोशिका की संरचना, वो भी डिस्क्राइब कर देंगे अपन उससे अच्छे से। टॉपिक डालने के बाद उसमें एक लाइन लिखो, टॉपिक में एक लाइन लिख लो पहले, कोशिका की संरचना में उपस्थित घटक व कोशिकांग निम्न प्रकार से है। अभी तक अपन ने कोशिका के घटक के नाम सुने, जैसे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य केंद्रक, रिक्तिका, ये सब क्या होते हैं? कोशिका के घटक होते हैं। लेकिन अभी तक अपन ने न तो हरितलवक का नाम सुना, न माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना, गोल्जी का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, इनके नाम नहीं सुने। ये सारे कौन होते हैं? ये होते हैं कोशिका के अंग। तो एक कोशिका में उपस्थित घटक और उसके अंग कौन कौन से होते हैं ये अपन देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से। सबसे पहले अपन यहां लिखेंगे कोशिका, उसके बाद इसके घटक। इस बार हम घटक और कोशिकांग पढ़ रहे हैं, संरचना पढ़ रहे हैं, तो ये केवल उसका डिवाइडेशन है कि संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं, यहां पे कोई आधार नहीं होगा।
सबसे पहला जो घटक अपन पढ़ते हैं वो है कोशिका भित्ति, सेकंड नंबर पे हम जो पढ़ते हैं वो है कोशिका झिल्ली, तीसरे नंबर पर हम जो पढ़ते हैं वो है कोशिका द्रव्य। डायग्राम बना के भी समझाया था मैंने आपको पहले पेज पर, कोशिका द्रव्य। चौथा जो घटक अपन ने पढ़ा था वो था केंद्रक, और नेक्स्ट जो घटक है अपने पास रिक्तिका अथवा रसधानी, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ये 5 घटक हो गए। अब कोशिका के जो अंग होते हैं वो इन 5 में से किस में प्रेजेंट होते हैं? तो मुख्य रूप से वो कहां पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। तो इसी के नीचे मैं यहां पर लिख देता हूं, सभी कोशिकांग, ऑल सेल ऑर्गेनल्स कहां प्रेजेंट होंगे? साइटोप्लाज्म में। अब सभी कोशिकांग, जितने भी कोशिकांग हैं उनको भी अपन 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो झिल्ली वाले और एक बिना झिल्ली वाले। झिल्ली वालों का मतलब होता है कि उन पे कितनी लेयर्स चढ़ी हुई है, और ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिन पर किसी भी प्रकार की परत या झिल्ली चढ़ी हुई नहीं रहती उन्हें किस नाम से जाना जाता है? झिल्ली रहित। तो 2 प्रकार के हो गए, एक तो झिल्ली युक्त और एक झिल्ली रहित। लेकिन झिल्ली युक्त को भी अपन 2 भागों में डिवाइड करते हैं कि कितनी झिल्लियां चढ़ी हुई है। अगर 2 चढ़ी हुई है तो अपन उन्हें नाम देते हैं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। अगला हो जाएगा एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, और आखिरी वाला हो जाएगा झिल्ली रहित कोशिकांग। तीन प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स अपने सामने हो चुके हैं। अब अपन इनके डायग्राम अगर देखना चाहो तो ऐसा है, जैसे ये एक सेल ऑर्गेनल्स है, इसके ऊपर टोटल 2 परतें चढ़ी होगी, इसके ऊपर केवल 1 परत चढ़ी होगी। इस प्रकार से बना देते हैं ताकि अपन इसको भी कुछ इसी प्रकार से बना देते हैं। फिर एक और परत चढ़ा देते हैं इसके ऊपर, ताकि अपने को ये पता लगना चाहिए भाई हाँ इसके पास 2 झिल्लियां हैं, इसके पास केवल 1 झिल्ली है, और ये झिल्ली रहित कोशिकांग है, यानी इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई परत चढ़ी हुई या झिल्ली चढ़ी हुई नहीं है। अब ये एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसके। एज ए ट्रिक मैं बता देता हूं, इसके जो एग्जाम्पल हैं उनको अपने को याद रखना है। तो सीएम, ठीक है। यहां पे अपने को याद रखना है गर्ल्स, GERLS, ये दोनों एक ही शब्द है, बाकी सारे अलग अलग हैं। और इसकी ट्रिक है R, CM गर्ल्स R। अब सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो अपन लेते हैं सी से, जिसका नाम है हरित लवक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अपन चलते हैं, कणाभ सूत्र अथवा सूत्र कणिका, इनके हिंदी नाम है। जैसे इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं वैसे इसको बायोब्लास्ट कहते हैं। अथवा फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया, और भी नाम है इसके, जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे तब लिखेंगे सारे अन्य नाम। तो सी से बना क्लोरोप्लास्ट, एम से बना माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों किस प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स हैं? जो दोहरी झिल्ली से ढके हुए रहते हैं। एकल झिल्ली वाले कोशिकांगों की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले एग्जांपल आता है जी का मतलब होता है गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी। सेकंड नंबर पर है ER, दोनों एक ही वर्ड हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका। और इसी को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, शॉर्ट में कहते हैं एंडो का तो लिया ई, रेटिकुलम से लिया आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरे नंबर पर है एल, एल का मतलब है यहां पर लयनकाय, जिसको लाइसोसोम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अपने पास एस, ये एजेट्रिक एस लिखा है लेकिन स्टार्टिंग होती है इसकी सी से, जिसका नाम है सेंट्रोसोम यानी तारककाय। ये चार एग्जाम्पल हुए अपने एकल झिल्ली युक्त कोशिकांगों के। अब अपन चलते हैं ऐसा कोशिकांग जो किसी भी प्रकार की झिल्ली या परत से ढका हुआ नहीं होता है, झिल्ली रहित होता है, उसका एकमात्र उदाहरण है अपने पास राइबोसोम। येलो, या आपके दोहरी झिल्ली वाले, एकल झिल्ली वाले और बिना झिल्ली वाले 7 कोशिकांग अपन ने लिखे हैं, इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा देता हूं। सबसे पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूं इसके बारे में कि अपन ने 2 प्रकार की सेल्स पढ़ी है, मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। तो जितने भी अपन ने ये कोशिकांग पढ़े 7 प्रकार के, 2, 4, 6 और एक 7, इनसे संबंधित एक छोटी सी बात मैं यहां पे बता देता हूं आपको कि जो झिल्ली रहित कोशिकांग है, सॉरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, टोटल कितने हो गए, 2 और 4, 6, दोनों झिल्ली युक्त हैं। वो अलग बात है कि दोहरी झिल्ली युक्त है या एकल झिल्ली युक्त है, लेकिन ये दोनों किस प्रकार के कोशिकांग है, झिल्ली युक्त कोशिकांग। और ये नाम है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब यहां पर पी का मतलब क्या है, अविकसित, और यहां पर ई का मतलब क्या है, यूकैरियोटिक यानी सुविकसित। अब जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वो केवल सुविकसित कोशिका में पाए जाते हैं, अविकसित कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। एक बार फिर सुन लो, जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, 7 में से कितने पढ़े अपन ने झिल्ली युक्त, 6, यानी जितने भी ये 6 झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो अविकसित कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग केवल किस में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में। तो यहां पर मैं केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं, भी लिखाऊंगा मैं ये आपको, झिल्ली युक्त कोशिकांग क्रॉस यानी नहीं पाए जाते, जबकि झिल्ली युक्त कोशिकांग यहां पर सुविकसित कोशिका में पाए जाते हैं। ये लो, अब 6 तो हो गए, अब अपन बात करते हैं झिल्ली रहित की। तो झिल्ली रहित जो कोशिकांग होता है ये दोनों तरफ पाया जाता है, झिल्ली रहित कोशिकांग दोनों तरफ पाया जाता है। अब अपने पास ये अच्छे प्रश्न बनते हैं, क्या हरित लवक प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, नहीं। क्या माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, नहीं। क्या गोल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वो अविकसित प्रकार की कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए क्या हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम यानी झिल्ली युक्त जितने भी कोशिकांग हैं क्या वो यूकैरियोटिक सेल यानी सुविकसित कोशिका में पाए जाते हैं, राइट आंसर हाँ। अब बचा हुआ है राइबोसोम। राइबोसोम के लिए अगर पूछा जाए, राइबोसोम एक झिल्ली रहित मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स है। अगर राइबोसोम के लिए पूछा जाए कि राइबोसोम क्या पीसी में पाया जाता है, तो ये खुद भी झिल्ली रहित है यानी थोड़ा सा अविकसित ये भी है, तो ये अविकसित कोशिका में पाया जाता है। लेकिन इसकी खासियत यह है कि ये सुविकसित कोशिकाओं में भी पाया जाता है। इसका मतलब एकमात्र कोशिकांग जो पीसी और ईसी दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है वो कौन हुआ, झिल्ली रहित कोशिकांग यानी राइबोसोम। तो यहां पे कुछ प्रश्न में लिखा देता हूं, इसके आंसर आप सभी को देना है, नोट करके लिखेंगे। पहला नोट, पहला प्रश्न, वह कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक
कोशिका में, या फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित झिल्ली युक्त कोशिकांग। मैं पहले प्रश्न लिख देता हूं, तब तक आप सोचते रहें और आंसर एक साथ दे देना। सेकंड नंबर पे लिख रहा हूं मैं यहां पर, प्रोकैरियोटिक सेल में उपस्थित झिल्ली रहित कोशिकांग। नेक्स्ट है अपने पास, थोड़ा गैप देके लिखूंगा क्योंकि दोनों प्रश्न ये एक जैसे ही हैं, केवल अंतर कहां पर आ रहा है, यहां पर, एक तो इस वर्ड में और एक इस वर्ड में। कंप्लीट इसको देख लेते हैं अपन। यहां पर झिल्ली युक्त पूछा है या झिल्ली रहित पूछा है। थोड़ा सा गैप देके इसी नोट में लिख रहा हूं तीसरा पॉइंट, क्योंकि ये दोनों भी एक जैसे हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित झिल्ली युक्त कोशिकांग और फाइनल यहां पे लिखा, सेम क्वेश्चन होगा, बस इस बार क्या चेंज हो जाएगा, झिल्ली युक्त की जगह झिल्ली रहित हो जाएगा। तो यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित झिल्ली रहित कोशिकांग। और एक फाइनल क्वेश्चन, इसको भी गैप देके लिख रहा हूं मैं यहां पर, वह कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक चलो स्टार्टिंग इसी से करते हैं। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक अर्थात दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाने वाला एकमात्र कोशिकांग। जहां तक कि आपने आंसर सोच लिए होंगे इसके, सबसे पहले देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोशिकांग दो प्रकार के होते हैं, तो झिल्ली युक्त और एक झिल्ली रहित। झिल्ली युक्त को भी हमने दो भाग में डिवाइड किया था, एक तो दोहरी झिल्ली वाले और एक बिना झिल्ली वाले। दोहरी झिल्ली वाले 2 लिखे अपन ने, एकल झिल्ली वाले 4 लिखे अपन ने। तो एक बात बताई थी, चाहे दोहरी झिल्ली वाला हो या एकल झिल्ली वाला हो, यानी झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित झिल्ली युक्त कोशिकांग, तो यहां पे आंसर क्या देंगे अपन, झिल्ली वाला एक भी कोशिकांग इनमें नहीं पाया जाता, कोई नहीं। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित झिल्ली रहित कोशिकांग, अब झिल्ली रहित कोशिकांग कौन था, राइबोसोम, जो अपने को अच्छे से पता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो यहां पर आंसर लिख देंगे अपन राइबोसोम। आगे चलो, इस बार प्रश्न है यूकैरियोटिक सेल के लिए, जो यू का मतलब है सुविकसित, और सुविकसित कोशिकाओं में झिल्ली युक्त और झिल्ली रहित दोनों प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रो का मतलब है अविकसित, और अविकसित कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते लेकिन झिल्ली रहित कोशिकांग पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल का मतलब सुविकसित, दोनों प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, चाहे वो झिल्ली युक्त हो चाहे झिल्ली रहित, दोनों प्रकार के प्रेजेंट होंगे। तो अपन यहां लिख देते हैं सभी कोशिकांग इनमें क्या होते हैं, प्रेजेंट। सभी कोशिकांग प्रेजेंट है, और यहां पर जो झिल्ली रहित है वो कौन है, राइबोसोम, वो भी इसमें प्रेजेंट है।
लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस कहां पर आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में उपस्थित राइबोसोम और यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित राइबोसोम में क्या अंतर है? तो यहां पर जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो किस प्रकार का होता है? 70S। और यहां पर जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो किस प्रकार का होता है? 80S। ये केवल कोशिका द्रव्य की बात कर रहे हैं अपन कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित झिल्ली रहित कोशिकांग कौन है? राइबोसोम। और यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित झिल्ली रहित कोशिकांग कौन है? राइबोसोम। लेकिन किस प्रकार का? 80S। और यहां किस प्रकार का होगा? 70S। अब एक आखिरी क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक अर्थात दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाने वाले एकमात्र कोशिकांग यानी कॉमन सेल ऑर्गेनल्स जो पीसी और ईसी दोनों में प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है? राइबोसोम। अब ये अगर पीसी में प्रेजेंट है तो किस प्रकार का होगा? 70S। और अगर ईसी में प्रेजेंट है तो किस प्रकार का होगा? पीसी में है तो 70S, ईसी में है तो 80S। ये आपके पहला नोट कंप्लीट हुआ। अगले नोट की तरफ अपन चलते हैं। सात कोशिकांग जो अपन ने लिखे है, अगला नोट अपने को यह बताएगा कि इन सातों में से सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है और इन सातों में से सबसे छोटा कोशिकांग कौन है। अगला नोट है नंबर 1 सबसे बड़ा कोशिकांग। सेकंड नंबर पे अपन लिखेंगे दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग। और तीसरा लिखेंगे अपन सबसे छोटा कोशिकांग। अब 7 प्रकार के कोशिकांग अपन ने लिखे हैं, उन सातों में से जो सबसे बड़ा कोशिकांग है यानी साइज में, लंबाई चौड़ाई में, वो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है अपने पास सबसे छोटा कोशिकांग, और सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? राइबोसोम। देखो यहां पर एज ए ट्रिक भी अपन याद रख सकते हैं कि अपन ने सबसे पहले नंबर 1 पे जो लिखा था हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, ये कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। अपन ने नंबर 2 पे लिखा था माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। अपन ने सबसे लास्ट में लिखा था राइबोसोम, ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। ये एज ए ट्रिक बता रहा हूं केवल मैं। यहां पे गोल्जी को तीसरा सबसे बड़ा कोशिकांग मत बोल देना, ये चौथा, ये पांचवा, छठा और वो सबसे छोटा, ऐसा नहीं है। ये केवल संयोग है कि ये सबसे बड़ा, ये दूसरा सबसे बड़ा, और ये सबसे लास्ट में लिखा हुआ है तो सबसे छोटा। इसके बाद अपन एक और नोट की तरफ चलते हैं। तीसरा नोट लगाइए, नोट नंबर 3। इसमें जो पहला पॉइंट है वो इन्हीं से रिलेटेड है। वह कोशिकांग जो पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। एक बार अच्छे से पढ़ लो इसे। वह कोशिकांग जो पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। इसका अपोजिट भी लिख लेते हैं अपन। वह कोशिकांग जो जंतु कोशिका में पाया जाता है लेकिन
पादप कोशिका में नहीं। अब सबसे पहले अपन इनके आंसर देख लेते हैं कि 7 में से कितने कोशिकांग हैं जो प्लांट सेल में तो होते हैं लेकिन एनिमल सेल में नहीं होते हैं। वो केवल एक है हरित लवक। हरित लवक एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो प्लांट सेल में तो पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। लेकिन अब इसका अपोजिट क्वेश्चन देख लो, वह कोशिकांग जो केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं लेकिन प्लांट सेल में नहीं। अपोजिट क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इसके दो आंसर हैं। सबसे पहले लिखेंगे अपन लयनकाय लाइसोसोम, और एक लिखेंगे अपन यहां पर तारककाय अथवा सेंट्रोसोम। ये दो ऐसे कोशिकांग हैं जो केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में नहीं। अपवाद स्वरूप कुछ प्लांट्स में मिल जाएंगे आपको ये, लेकिन अधिकांश में नहीं होते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट। इसका मतलब ये हुआ, इसको अच्छे से देखना, 7 कोशिकांगों में से ये एक ऐसा कोशिकांग है जो केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं। ये दो ऐसे कोशिकांग हैं जो केवल एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं। इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि बाकी के जो 4 कोशिकांग बचे हैं वो दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी वो प्लांट सेल में भी होंगे और एनिमल सेल्स में भी होंगे। तो अपन उनके नाम भी लिख लेते हैं। यहां पर तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं मैं, वह कोशिकांग जो पादप व जंतु अर्थात दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब इनके नाम आप बताइए। हरित लवक तो हो नहीं सकता, पहले नंबर पे ये लिखा था अपन ने। दूसरे नंबर पे आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी सबसे पहले अपन ने लिखा जो दोनों प्रकार के सेल्स में प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया पहला। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद चलते अपन गोल्जी बॉडी, गोल्जी का है, इनमें नहीं है, यानी गोल्जी बॉडी भी दोनों प्रकार की कोशिकाओं में देखी जा सकती है, गोल्जी का है। तीसरे नंबर पे लिख रहा हूं मैं यहां पर अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर नाम दिया। और 4 नंबर पे लिख रहा हूं मैं यहां पर सेंट्रोसोम, यहां हो ही गया, लाइसोसोम हो ही गया। नेक्स्ट लास्ट बचा हुआ है राइबोसोम। यानी ये 4 ऐसे कोशिकांग हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों प्रकार के सेल्स में पाए जाते हैं, जिनमें नंबर 1 है माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 2 है गोल्जिका, नंबर 3 है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका, और नंबर 4 पे लिखा है मैंने राइबोसोम। इसी के साथ आपका तीसरा नोट भी कंप्लीट। एक आखिरी चौथा नोट जो इसी से रिलेटेड है, इसमें 4 पॉइंट लिखेंगे। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग। अब सोच समझ के आंसर आप लोग ही दे मुझे। पहला। दूसरा, पादप कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग। एक और प्रश्न है अपने पास, थोड़ा गैप देके लिख रहा हूं मैं यहां पर, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग और जंतु कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग।
बताइए इनके आंसर। तब तक मैं इसे मिटा देता हूं, आप सोचते रहें। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होगा? हम 3 प्रकार के कोशिकांग लिख चुके कि सबसे बड़ा कोशिकांग हरितलवक, दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया और सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम। अब बस ये देखना है कि कौन सी सेल का क्वेश्चन पूछा और उस सेल में वो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो आंसर वही होगा और प्रेजेंट नहीं है तो फिर आंसर कोई और बन जाएगा। जैसे कि हमने देखा था पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है, 7 कोशिकांग पढ़े थे। पादप कोशिकाओं में हरितलवक पाया जाता है और हरितलवक 7 में सबसे बड़ा भी होता है, पादप कोशिका में भी पाया जाता है। तो इसका आंसर तो क्या हो गया, हरितलवक क्लोरोप्लास्ट। पादप कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग हमें पता है कि सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, यानी प्लांट सेल में भी होता है। इसका मतलब यहां पे राइट आंसर क्या चला गया, राइबोसोम। पादप जंतु और कवक अपन ने 3 एग्जांपल किसके लिए लिखे थे, यूकैरियोटिक सेल के। पादप जंतु और कवक यूकैरियोटिक सेल के 3 एग्जांपल लिखे थे। अब जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, अब हमें यह बात अच्छे से पता है कि सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है, हरितलवक, लेकिन जंतुओं में हरितलवक नहीं पाया जाता। अपन ने लिखा है ठीक अभी पहले वाले नोट में, वह कोशिकांग जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। कौन, हरितलवक, यानी जंतु कोशिका में हरितलवक नहीं है। तो दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग बन जाएगा, जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और फाइनली जंतु कोशिकाओं में भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो जंतु कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग भी कौन बन जाएगा, राइबोसोम। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि यहां कौन सा राइबोसोम है, यहां कौन सा राइबोसोम है, तो अपन ने पढ़ा था कि पादप और जंतु और कवक ये तीनों यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। और यूकैरियोटिक सेल में हमेशा किस प्रकार का कोशिका द्रव्य में किस प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, HCS। ये एक नोट कंप्लीट। एक और मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही प्रकार का कोशिकांग पाया जाता है, जिसका नाम है राइबोसोम। पढ़ा था अपन ने। अगर प्रोकैरियोटिक सेल के इस तरह का प्रश्न पूछ ले कि प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है, तो वहां पर एक ही कोशिकांग मौजूद है, राइबोसोम, वही उसका सबसे बड़ा कोशिकांग हो जाएगा और वही उसका सबसे छोटा कोशिकांग हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये टॉपिक जिसका नाम था कोशिका की संरचना, इस टॉपिक के माध्यम से अपन ने कोशिका के 5 घटक पढ़े, 7 कोशिकांग पढ़े। कौन सा कोशिकांग सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, कौन सी सेल्स में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल को लेकर हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल को लेकर हो, चाहे वो प्लांट सेल को लेकर हो या फिर एनिमल सेल को लेकर हो, यह हम पढ़ चुके हैं।